नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमकर वार किया है ममता बनर्जी पर। जी हां, आपसे कुछ ही देर पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ वो घटनाक्रम बताया जिसकी वजह से आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, गाड़ी पर हमला किया। हमले के बाद जेपी नड्डा का ये प्रेस वार्ता जिसके जरिए उन्होंने अपनी बात कही। बीजेपी कार्यकर्ता डरने और रुकने वाले नहीं हैं। इस बीच आज तक के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को एडमिनिस्ट्रेशन का जीरो अनुभव है। सुनिए क्या कहा है जेपी नड्डा ने। नड्डा जी, मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है। मैं आज तक इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सवाल ये है, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला कैसा? क्या ये आपकी पार्टी खुद ही उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है? ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है। ये मेरा चार्ज है। तो प्रशासन का जीरो अनुभव है ममता बनर्जी को, ये कहते हुए जेपी नड्डा आगे ये भी बोल रहे थे कि 200 सीटों से ज्यादा, जी हां, अब की बार 200 सीट पार बीजेपी का दावा एक बार फिर से ठोकने के लिए जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। जिस राजनीति में हिंसा की चर्चा बंगाल की राजनीति में हमेशा होती है, उसका सामना आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को करना पड़ा। उनका काफिला गुजर रहा था, क्या हुआ देखिए। बंगाल के सियासी बवाल की ये सबसे ताजा और सबसे हिंसक तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जो साफ गवाही दे रही हैं कि बंगाल का सियासी मिजाज किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे वो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न हो। जी हां, पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां उसी काफिले का हिस्सा हैं जिस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे। लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वाज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वाज सेव्ड। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। ये है वो काफिला जिसमें जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। टीएमसी के झंडे ही हथियार बन गए और बीजेपी के काफिले पर बरसने लगे पत्थर। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारे ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। पता नहीं उसमें से कितने लोग बचेंगे, कितने मरेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। पर 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों को रोक रखा है, उनकी पिटाई कर रहे थे वहाँ। हमने उनको छुड़वाया, एक को अपनी गाड़ी में लेकर भी आए हम, पर वहाँ इतनी अराजकता थी कि रुकना ही बहुत मुश्किल था।
कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा तो चकनाचूर हो गया, उनके हाथ में भी चोट आई। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाल बाल बच गए, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे पत्थर से नहीं टूटे। हालांकि पत्थर शीशों पर अपनी छाप जरूर छोड़ गए। तस्वीरें गवाह हैं कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, उनके हाथ में डंडे भी थे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। पुलिस के सामने ही टीएमसी का झंडा थामी भीड़ ने बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीटकर उतार लिया। दनादन डंडे बरसाए, उनके झंडे बैनर छीनकर सड़कों पर फेंक दिए, मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस का डंडा हरकत में नहीं आया। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झंडे लेकर पहले तो रास्ता रोका और उसके बाद मारपीट भी की, यहां तक कि ईंट और पत्थर भी फेंके गए। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस या तो मौजूद नहीं थी या फिर मुंह खड़ी रही और सब कुछ देखती रही। जिस वक्त सड़क के दोनों ओर से पत्थर बरस रहे थे, उस वक्त गाड़ियों के अंदर बैठे बीजेपी नेता कैसी दहशत से दो चार हो रहे थे, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भीड़ के बीच से बचते बचाते ड्राइवर गाड़ी तो निकाल ले गया, लेकिन कार के अंदर हिंसक सियासत के निशान अपनी छाप छोड़ चुके थे। कैलाश जी, मुकुल दा, अनुपम हजरा, इनको गाड़ी टूट गया। कोई लोगों के, कोई कार्यकर्ता को चोट भी लगा है। ये कोई गणतंत्र है? सुबह में जब लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें तोड़ दी जा रही हैं। अभी हमारे जो लोग आए हैं मिनी बस से आए, पूरा बस तोड़ दिया गया, जिला अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ दी गई। मतलब ये प्रजातंत्र की हत्या है। माननीय मुख्यमंत्री इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। वहाँ के जो तानाशाह है ना, सेम उसी के तरह इसका रवैया आचरण है। वहाँ जैसे लोकतंत्र नहीं है, ऐसे ही यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है। इस हमले के बावजूद डायमंड हार्बर से बीजेपी का काफिला दक्षिण 24 परगना तक पहुंचा, जहां पहले से तय हर कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की चिंता भी। नजर दोनों की अब असेंबली चुनाव 2021 पर है, लेकिन ये भी जानती हैं दोनों पार्टियां कि आने वाले दिनों में ये रंजिश कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। जहां एक ओर मारपीट, खून खराबा, तो वहीं दूसरी ओर पथराव और पथावरोध, और इन सब के बीच में बढ़ता गतिरोध, जिस पर अब सबकी नजर है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण 24 परगना, आज तक। अब आइए आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी मनोज्ञा वहां पर मौजूद थी। उन्होंने एक एक गाड़ी का जायजा लिया है, किन गाड़ियों पर किस तरह से हमला हुआ है, गाड़ियों की क्या हालत हो गई है, देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर दक्षिण 24 परगना में हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे लेकर पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद बीजेपी के समर्थकों को पहले मारपीट की और उसके बाद कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी भी हुई है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। जगह जगह इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। कॉन्वॉय में कई गाड़ियां थी। बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी, जिसमें उनको भी चोट आई है। मुकुल रॉय जो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ है इसलिए उसे नुकसान नहीं हुआ है और चोट भी नहीं लगी किसी को। इस सुरक्षा के घेरे में रखी हुई इस गाड़ी के बारे में आपको बता दें, ये गाड़ी जिस तरह से बुलेट प्रूफ है इसकी वजह से इस पर कोई चोट नहीं लगी या गाड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंची और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी। लेकिन आसपास और आगे पीछे जितनी भी गाड़ियां थी सबको क्षति पहुंची है। फ्लैट टायर होते हैं इनके, यानी कि रन फ्लैट टायर। ये एक खासियत होती है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, जिनके तहत अगर गाड़ी पर टायर पर गोली भी लग जाए तो भी ये गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा सकती है। गाड़ी को क्षति नहीं पहुंची क्योंकि वो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको क्षति पहुंची है, तोड़फोड़ हुई है। और ये अपने आप में एक राजनीतिक लड़ाई बयां करता है कि किस तरह से जितने भी नेता उस कॉन्वॉय में थे उनके खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई गाड़ियां हैं लगातार लाइन से खड़ी हुई, जिन पर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से कांच टूटा है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंटें फेंके गए हैं जिसकी वजह से इतने मजबूत कांच और इतनी मजबूत गाड़ियों को इतनी क्षति पहुंची है। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिरकार बंगाल में सियासत तो हो रही है लेकिन उसमें राजनीति और रंजिश भी शामिल है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण 24 परगना, आज तक। और अब आइए आपको सुनाते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने, सुनिए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है, और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है, और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे, और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे, और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर, बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है, ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस इन विच शी इज ब्रॉट अप। सो शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट पॉलिटिकली अगर आप मैच्योर्ड आंसर मेरे से चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव, जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो, और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके, बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है। ये सभी के लिए बराबर है, और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। जब सीए लागू करेंगे तो उसमें तो धर्म की बात आएगी, उसकी जवाबदेही कैसे होगी? धर्म की बात नहीं आएगी, नेशन की बात आएगी। Those who have been religiously persecuted in पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत में स्थान देने का विषय है, क्योंकि उनको उस देश में जो सेकुलर कहता था वो सेकुलरिज्म वहां नहीं बचा है। उनको बचने की जगह भारत है, इसलिए उसकी चिंता हम नहीं। जब बात भारत की हो रही तो भारत में किसान बार बार आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार विफल हो रही है बार? बिल्कुल नहीं, हम किसान के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे। जो रिफॉर्म्स आए हैं वो सारे रिफॉर्म्स किसानों के हित में हैं, और किसानों को ऑप्शन भी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो। तो हमको रिफॉर्म्स में आगे तो बढ़ना ही है, और वो बढ़ने में किसान भी हमारा साथ आज नहीं तो कल देंगे। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर जुल्म को सहते हुए प्रजातंत्र की रक्षा की है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रशासन के शासक का दमनकारी नीति हो। यहां भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। यही राजनीति के रंग हैं। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष एक बार फिर आज तक से बातचीत में जमकर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी पर, यहां तक कहते हुए कि जिन नीतियों पर वो चल रही हैं, बंगाल का हित अगर आपको चाहिए तो आने वाले दिनों में बीजेपी का ही शासन यहां पर होगा। इन सब के बीच आइए आपको दिखाते हैं, दरअसल उनके काफिले पर इस हमले के साथ वहां की सियासत तो पूरी तरह से गर्म हो गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी आरोप लगा रही है, और टीएमसी का कहना है कि बीजेपी वाले खुद ही अपने ऊपर हमला करा लेते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीति के गिरते स्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां सियासत और हिंसा का चोली दामन का साथ बनता जा रहा है। नेताओं की हत्या से लेकर हिंसक झड़प का सिलसिला
अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच गई। जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वाज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वाज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। बीजेपी ने हमले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। যত ছোট ছোট হোটেল আছে পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन। नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बना के रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए जो सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देंगे। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि आखिर सियासत में हिंसा कब तक? क्या पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति नहीं हो सकती? आखिर कौन थे वो पत्थरबाज? पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी तेज हो गई है, वहीं लगातार हो रही हिंसा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दक्षिण 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक। दुर्भाग्य ही है
कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की चर्चा होती है, चुनाव के इर्द गिर्द राजनीतिक हिंसा पर बात करनी पड़ती है। दशकों से इस तरह का इतिहास रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भी एक बार फिर से वही कहानी सामने आ रही है और चर्चा भी इसी को लेकर है। टीएमसी और बीजेपी जिस तरह से भिड़े हुए हैं, बीजेपी का लगातार आरोप है कि हमारे कई कार्यकर्ताओं की यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई है। वहीं टीएमसी ये आरोप लगाती है कि हिंसा के जरिए सत्ता हासिल करने की फिराक में है बीजेपी। न जाने क्या ही घुला है बंगाल की सियासी हवाओं में कि चुनाव आते ही बंगाल की धरती खून खराबे से सन जाती है। विरोधी दल एक दूसरे पर सिर्फ जुबानी वार नहीं करते, बल्कि कार्यकर्ता मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल बंगाल में मौजूदा राजनीति है ही ऐसी, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे वाली सियासत। आपको बंगाल में हुई सियासी हत्याओं का एक आंकड़ा दिखाते हैं, यकीन मानने हैरान रह जाएंगे आप। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की। 6 अगस्त को टीएमसी कार्यकर्ता इसराइल खान को बम से उड़ा दिया गया। 15 अगस्त को हुगली में हुई हिंसक झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन की हत्या हुई। 6 सितंबर को रॉबिल पाल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बर्धमान में हत्या हुई। 17 सितंबर को गणेश सरकार नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की कूच बिहार में हत्या हुई। 17 सितंबर को ही शेख नसीम नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 19 सितंबर को दीपक मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बम धमाके में मौत हुई। 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की उत्तर 24 परगना में हत्या हुई। 1 नवंबर को बिजॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 9 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। हमारे एमएलए देवेंद्रनाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट क्या किसानों और सरकार के बीच की खाई अब और चौड़ी हो गई है? क्या किसान आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि सरकार ने अभी जो एक तरह से गुजारिश की है किसानों से वो यही कि उनके सुधार के प्रस्तावों पर वो विचार करे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तीनों ही कृषि कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है, बातचीत का कोई विकल्प नहीं। मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज करके किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। आज किसान आंदोलन का 15वां दिन है। आप देख सकते हैं किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। और 12 तारीख को तो इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूरे देश भर के टोल फ्री किए जाएंगे, उसके बाद धरने दिए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 14 तारीख से अलग अलग राज्यों में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। किसानों को मनाने के लिए अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को बेकार हो गई। किसान कह रहे हैं कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है। किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें। लेकिन किसानों ने साफ साफ कह दिया है, आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में
जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान के इस ललकार के बाद सरकार ने किसान यूनियनों से आग्रह किया है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है वो उस पर विचार करें और जब भी किसान कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो अंतोगत्वा हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। लेकिन किसान फिर से बातचीत के मूड में कतई नहीं लग रहे हैं। अब आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगा रखे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं टॉप एंगल विजुअल, जहां पर किसान दिखाई पड़ रहे हैं कि करीब यहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली सारे लगा रखे हैं और किसानों की संख्या यहां आपको साफ दिखाई पड़ रही है। लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो उनको प्रपोजल दिया गया है वो सिर्फ प्रपोजल उनको लटकाने के लिए और भटकाने के लिए दिया है। यहां पर किसान इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस सरकार नहीं लेती तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी को लेकर कोई आशंका है तो वो उसे लिखित में भी दे सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार भी ये मान रही है कि कृषि कानूनों में खामियां हैं, तो फिर वो उसे वापस क्यों नहीं ले रही है। सीधे आपको एक बार सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे पीछे जो रास्ता है करनाल रोड का, यहाँ से जुड़ते हुए लगातार यहाँ पर किसानों के और अब उनके परिवार के लोगों का भी आना जारी है। अभी मैंने जो देखा यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा हुजूम है, वो बैनर पोस्टर लेकर के निकला है। सबसे बड़ी बात कि किसानों ने दो टूक कहा कि सरकार अगर ये इशारा कर रही है कि कानून में बदलाव होगा, वो अमेंडमेंट लाएगी, इसका मतलब सरकार ये मान रही है कि इस कानून में कहीं न कहीं खामियां थी, क्योंकि अगर खामी नहीं होती तो वो बदलाव क्यों करते। लेकिन सच ये है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान और भड़क गए हैं। बातचीत का सिलसिला टूट गया है। अब किसान सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी की मांग पर अड़ गए हैं। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार है। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ, बंद ही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बीच सड़क पर बैठ गए हैं और गाड़ियों का रास्ता रोक दिया है। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच ठन गई है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक। एक तरफ तो किसान अड़े हुए हैं, अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं, और इधर बीजेपी के एक मंत्री ने यह कह दिया कि चीन पाकिस्तान का हाथ है इस आंदोलन के पीछे। किसान बड़े गुस्से में। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे के बयान पर भी बवाल शुरू हो गया है। राव साहिब दानवे ने कह दिया है कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे,
या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचवलं. काय सांगितलं? NRC आली. राव साहिब दानवे ने यह भी आरोप लगाया कि सीएए और एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया और जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा. इस पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए. और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेती है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश के अस्थिरता के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए. राव साहिब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बयान दिया. अब पूरा महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्री के पीछे पिल पड़ा है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने तो राव साहिब दानवे को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है. सर्व देशभर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सगळ्यांकडून प्रचंड पाठिंबा भेटत आहे आणि शेतकऱ्याला पाकिस्तानी आणि चीनमधून चायनाचा सपोर्ट आहे किंवा त्यांचा हात आहे असं करून शेतकऱ्याचा पुन्हा अपमान केलेला आहे. याला अशा पद्धतीनं दानवे जर ते आंदोलनाला पाहत असतात तर दानवेस हा मूळचा हिंदुस्थानीचा आहे का पाकिस्तानचा आहे याचा DNA तपास. पुन्हा पुन्हा असं वक्तव्य करणं आम्ही मागे घरावर केलं होतं, आता घरात घुसून मारावं लागेल की काय अशी अवस्था. हम आपको बता दें कि कडू ने महाराष्ट्र से किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया है. उनको यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया था और वो 500 किसानों के साथ भरतपुर में रुके हुए हैं. सिर्फ बच्चू कडू ही नहीं, महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी ने भी राव साहिब दानवे के बयान पर उन्हें घेरा है. आणि सरकारमधल्या जबाबदार असणाऱ्या रावसाहेब दानवे सारख्या वाचाळ मंत्र्यांनी शेतकरी हे पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक आहेत अशा प्रकारचे वक्तव्य करायचे. अरे आम्ही पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक असतो तर आम्हाला सीमेच्या पलीकडून मदत येत असताना तुमच्या 56 इंचाच्या छातीचे पंतप्रधान काय करत होते? देशद्रोही आम्ही नाही तर तुम्ही देशद्रोही आहात. हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान 15 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है. पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो. और अब बात किसानों की, और किसानों में भी खास तौर पर किसानों की इनसाइड स्टोरी बताते हैं. आखिर इतने दिनों से किसान यहां पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आखिर उनकी देखरेख पंजाब में उनके घरों में इस वक्त क्या हो रहा है, उनको जो खाना पौष्टिक मिल रहा है वो कैसे मुमकिन हो पा रहा है. पंजाब से आज तक की स्पेशल रिपोर्ट. पूरा इंतजाम है, खाना बन रहा है, किसान बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रोलियों में, और पूरा धरना चल रहा है. दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं. ऐसे में कई सवाल ये भी उठे हैं कि किसानों को खाने पीने का सामान आखिर कहां से आ रहा है. आज तक की टीम पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची और यहां समझ में आ गया कि दिल्ली में किसानों का पेट कैसे भर रहा है. सुखविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप ये गुड़ बना रहे हैं तो ये आपका गुड़ जो है वो दिल्ली तक जा रहा है? हाँ, दिल्ली जा रहा है. दिल्ली आज भी भेजा ट्रॉली, एक ट्रॉली गई है हमारी आज, एक 3 दिन पहले गई थी, एक 6 दिन पहले गई थी. आज भेजा है तो कल गजरेला बना के भेजा 15 क्विंटल गाजर वाला, दूध वाला. पंजाब से जो किसान दिल्ली आंदोलन में आए हुए हैं, वहाँ उनके परिवारों, खेतों, फसलों का ध्यान वहाँ रुके हुए लोग रख रहे हैं. ये जो खेतों में पानी दे रहे हैं आप, तो आजकल डबल काम है आपका? डबल तो नहीं है जी. ऐसा है ना भी जो हमारे साथ का गांव का पिंड का बंदा जाता है वहाँ, उसका काम भी बराबर में देखना पड़ता है ना. जो लाइट तो रोज तो आता नहीं है. करेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा देखेगा, हम चले जाएंगे. जहाँ हमारा कोई भाई चला जाएगा, किसी न किसी को तो जाना ही जाना है. ये देखिए कैसे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत मिल सके. वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं. हम भी किसान की बेटी हैं. हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे. हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे. दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आज तक की टीम को एक महिला किसान मिली.
जो घर की शादी छोड़कर दिल्ली में धरना देने आई है। आप नहीं गई शादी? ना ना बिल्कुल शामिल नहीं हो सकी। सूट सवाए घरे रह गए, प्रेस कीते रह गए, कोई इन्ना शादी को कवेला सी जी शादी शामिल ही। और अब पंजाब के एक पूर्व सरकारी अफसर से भी मिलिए। ये भी पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आंदोलन में आए हैं। सस्पेंड क्यों हुए आप? हम गए नहीं वहाँ पे। पहले हमारी फसल है ना, हमारी जमीन पहले है ना, वो तो बाद में है। तो हमारी फसल का टाइम भी निकल गया, अब पानी लगाने का टाइम है। अब जो मैंने कर्जा लिया था उसकी भी फिक्र है और अपनी खेती की भी फिक्र है। ये लोग इसलिए दिल्ली में हैं क्योंकि वहाँ इनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली किसान आंदोलन के लिए गए हुए हैं, अपने हकों के लिए गए हुए हैं, उनके पीछे उनके घर से जाने के बाद उनके घर में 100 तरह की दिक्कत आती है। जैसे कि कोई बीमार पड़ गया, किसी पशु को दिक्कत है, किसी के घर पे कोई खाने के लिए कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम ये सारे लोग और भी हमारे साथ वो लोग हैं, हम सब इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि ये जमीन और जमीर की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो है जन आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। फतेहगढ़ साहिब के लोगों का कहना है कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनके बदले नए लोग जाएंगे और आने वाले उनका ध्यान रखेंगे। आनंद पटेल, फतेहगढ़ साहिब, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।